I mean, I okay. Let me explain. हर वीडियो से पहले मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ टू सी व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग रिगार्डिंग द टॉपिक दैट आई एम अबाउट टू टीच. जो भी चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उसे कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर हो रही हो. नाउ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं पढ़ रहा था करीबन 2-3 साल पहले की बात है ये. आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच आई गिव यू एन एग्जांपल. दिस इज अ बीड. इसको मन का कहते हैं, बीड कहते हैं. दिस इसका साइज है अबाउट 1 सेंटीमीटर अक्रॉस. अब ये उसी का छोटा साइज है, राइट. दिस इज अबाउट 0.7 सेंटीमीटर अक्रॉस, अबाउट 7 मिलीमीटर अक्रॉस. द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस इज बिकॉज चालकोलिथिक और हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे मुझे बीड्स मिलते हैं विच आर 0.5 मिलीमीटर अक्रॉस. 0.5 मिलीमीटर. 0.5 मिलीमीटर कितना होता है पता है? अगर आपके फोन में, आपका जो स्मार्टफोन है जिसमें आप वो लॉक स्क्रीन यूज करते हो ना, पैटर्न लॉक वाला, उस पैटर्न लॉक वाला जो डॉट होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर. तो उसका हाफ मुझे उस साइज के बीड्स मिलते हैं फ्रॉम बोथ चालकोलिथिक एंड हरप्पन पीरियड. एंड द सरप्राइजिंग पार्ट हियर इज, ये मुझे एक दो नहीं मिलते हैं. आई फाइंड थाउजेंड्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ देम. एंड इस चीज का जो सबसे बड़ा मिस्ट्री था विच आई रेड अबाउट 3 years बैक was that इनको बनाया कैसे जाता था. एंड रिसेंटली आई गॉट इन टच विद अ प्रोफेसर फ्रेंड ऑफ माइन जिनके साथ मैंने इस चीज का डिस्कशन किया, एंड दैट डिस्कशन ब्लू माय माइंड, राइट. एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस व्हेन वी कम टू द बीट प्रोडक्शन इन दिस वीडियो. बट गॉड डैम, सम थिंग्स डोंट मेक सेंस इन एंशिएंट हिस्ट्री. कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करना ही इतना डिफिकल्ट है, बिकॉज एज यू कैन सी वी आर गोइंग फ्रॉम स्टोन एज टू अभी बस कॉपर बनाना शुरू किया था, टू अ पॉइंट वेयर हमारी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बढ़ गई इन द नेक्स्ट 1000 years कि हम ऐसे मन के और ऐसे बीड्स बनाने लगे. एंड ऑब्वियसली इसी के साथ साथ हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल यूसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज. बट इट ब्लोज माई माइंड एवरी सिंगल टाइम. नाउ आर्किटेक्चर में लाइक आई सेड, इस टाइम पीरियड के अंदर, ये टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है मेरा? दिस टाइम पीरियड यूजुअली एक्सटेंड्स फ्रॉम 7000 BCE से लेकर अराउंड 700 BCE तक. बट जिस टाइम पीरियड में हम अभी हैं, जहां पे कॉपर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करा जाने लग रहा है, दिस इज समथिंग समवेयर अराउंड 4th या 3rd मिलेनियम BCE, व्हिच इज बेसिकली मींस 4000 BCE या 3000 BCE के आसपास. ये जो टाइम पीरियड है, दिस कोइंसाइड्स विद द टाइम पीरियड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे, इट्स समवेयर अराउंड 3000 BCE से लेकर उसका डिक्लाइन व्हिच स्टार्ट्स अराउंड 1900 BCE ऑनवर्ड्स, राइट. एंड इसी वजह से वी विल सी दैट अ लॉट ऑफ चालकोलिथिक साइट्स विल हैव अ कल्चरल कॉन्टैक्ट विद द हरप्पन साइट्स. हरप्पन साइट्स और चालकोलिथिक साइट्स का एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस एक कल्चरल एक्सचेंज चलता रहेगा. Now, when I talk about the architecture during this time period, because ये इतना बड़ा टाइम पीरियड है, मुझे पूरा का पूरा ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, which basically means कि यहाँ पे मुझे इनिशियल स्टोन हाउसेस भी मिलते हैं, जिनका जो हाउसेस को सिर्फ स्टोन से बनाया जा रहा था, स्टोन्स और मड से. Then we also find वाटल एंड दाउब के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है, where we see that वुडन या बैम्बू स्ट्रक्चर से आउटर लेयर बनाया गया, उसके ऊपर मड चढ़ाया गया, उसके ऊपर प्लास्टरिंग करी गई, एंड देन उसके ऊपर एक थैच रूफ सा बनाया गया. And then we start finding mud bricks, जो इनिशियल मड ब्रिक्स हमको मेहरगढ़ के टाइम पीरियड से मिलना शुरू हुए थे. एंड देन फाइनली वी आल्सो फाइंड बेक्ड ब्रिक वॉल्स. तो इन सारे स्ट्रक्चर्स का मिलना मुझे यही दर्शा रहा है कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चल रहा है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, यहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट द बिल्डिंग मटेरियल जिसका इस्तेमाल हो रहा है आर्किटेक्चर में, बट ऑल्सो द टाइप ऑफ बिल्डिंग दैट आर बीइंग यूज्ड.
क्या क्या टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मुझे मिल रहे थे. एंड यू वुड फाइंड दैट यहाँ पे वी फाइंड हाउसेस दैट बिलोंग बोथ टू द कॉमन पीपल एज वेल एज द एलीट पीपल. अब कॉमन और एलीट के बारे में मुझे पता कैसे चला कि हाउ आर कॉमन पीपल एंड एलीट पीपल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउसेस. अब एक बहुत सिंपल गेस है कि जो एलीट लोग होंगे उनका हाउस जो होगा, घर जो होगा, वो बहुत बढ़िया मटेरियल से बनाया गया होगा. एंड जो पुअर लोग होंगे उनका जो हाउस होगा वो थोड़ा और कच्चे मकानों की तरह होगा, विच इज ट्रू. एंड ये जो डिस्टिंक्शन है ना बिटवीन कॉमन एंड एलीट, ये हमें हर जगह देखने को मिलने वाला है. वी आर गोइंग टू सी इट इन टाइप्स ऑफ फूड दे आर यूजिंग, in types of burials that they are using, in types of currency that they are using. Currency या currency के बारे में हम बात करेंगे, which would be in terms of jewelry that they use. Now यहाँ पे types of building में ये जो common और elite structures हैं ये तो है ही, उसी के साथ साथ मुझे कहीं कहीं पे granaries मिलती हैं, मुझे घर मिलते हैं जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जा रहा था. उसी के साथ साथ कहीं कहीं पे किलाबंदी भी मिलती है या फोर्टिफिकेशन मिलता है, जहां पे प्रॉपर बड़े बड़े वॉल्स क्रिएट करे जा रहे थे अंदर के जो सेटलमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. उसी के साथ साथ कुछ जगहों पर मुझे घाट या जेटीज मिलती हैं, इरिगेशन कनाल्स मिलते हैं. पहली बार पानी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जा रहा है इरिगेशन के लिए. एंड ये सारी चीजों के बारे में अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, यू वुड फाइंड ये सारी वही चीजें हैं जो मुझे आगे जाके हड़प्पन सिविलाइजेशन में और ज्यादा तादाद में और एक बहुत रिफाइंड वे में मिलेंगी, जो मुझे ऑलरेडी चालकोलिथिक पीरियड से मिलना शुरू हो चुकी हैं. एंड देन फाइनली मुझे कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं. एंड दीज रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स जहां पे किसी तरीके की पूजा करी जाती हो, किसी तरह का रिचुअल किया जाता हो. इनका जो क्वांटिटी है, द नंबर ऑफ अकरेंसेस है, वो इतना ज्यादा नहीं है, बट दे आर देयर. तो ये मुझे ये चीजें दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो सोसाइटी है मेरी, अब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है और उसके अंदर बहुत सारा विभाजन आ रहा है, विच इज एन अमेजिंग थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि घर जो थे, जो पुअर लोग थे उनका घर थोड़ा कच्चा मकानों जैसा होता था, जो थोड़े रिच लोग थे उनका घर जो होता था वो थोड़ा पक्के ब्रिक्स या प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स से बनाया जाता था. अब इससे पहले वाली क्लास में जब हमने पायरो टेक्नोलॉजीज की बात करी थी, हमने वहां बात करी थी ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर की, और उस चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था घरों को अंदर या बाहर से प्लास्टर करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे मिल जाता है. वी फाइंड प्रॉपर प्लास्टर्ड वॉल्स. अनदर थिंग दैट वी फाइंड हियर इज हर घर के अंदर एक सेपरेट कुकिंग या स्टोरेज एरिया है, विच इज अगेन शोइंग यू कि किस तरह सिविलाइजेशन आगे बढ़ रहा है. नॉट ओनली दैट, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जहां पर 2 रूम या 3 रूम या 4 रूम्स हैं, वहां पे हर रूम का अपना एक पर्टिकुलर यूजेज मिलता है. फॉर एग्जांपल, एक रूम शायद रहने के लिए यूज किया जाता होगा, दूसरा क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता होगा, तीसरा स्टोरेज के लिए, चौथा कुकिंग के लिए, एटसेट्रा. सो दिस इज अगेन शोइंग यू दैट देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट इज हैपनिंग. हर रूम को एक स्पेशलाइजेशन देना यही दर्शा रहा है कि उस स्पेशलाइजेशन का नंबर बढ़ रहा था, which basically means that यहाँ के लोग अब और चीजों में और ज्यादा स्पेशलाइज्ड और ज्यादा माहिर हो रहे थे पर्टिकुलर चीजों में. और ये तभी हो सकता था जब एक जनरेशन टू जनरेशन एक ही क्राफ्ट को परफेक्ट करे और उनको कम से कम बाकी चीजों में डिपेंड करने की जरूरत पड़े. एंड यहाँ पे बाकी चीजों में आई बेसिकली मीन एग्रीकल्चर. लोगों को जब एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंड होना पड़ेगा, वो बाकी चीजों को और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी विल सी हियर. Now, another thing that we see when it comes to the architecture is fortification, किलाबंदी, जिसकी मैंने आपको बात करी है. मुझे ये किलाबंदी ऑलमोस्ट बहुत सारे साइट्स के अंदर मिलती है इन द चालकोलिथिक पीरियड. मुझे गिलुंड में मिली है, मुझे ईरान में मिली है, मुझे नागड़ा में मिली है, मुझे इनाम गांव, दाइमाबाद, इन सब जगहों पे किसी ना किसी तरीके का एक फोर्टिफिकेशन मिला है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये फोर्टिफिकेशन जो है ये और ज्यादा कॉमन बन जाएगा व्हेन वी स्टार्ट एंटरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड. वहां पे आप पाओगे कि जितने भी मेरे हड़प्पन साइट्स हैं, चाहे वो मोहनजोदारो हो, लोथल हो, धोलावीरा हो, हड़प्पा हो, उन सब में मुझे एक तरीके का किलाबंदी, किसी ना किसी तरीके का किलाबंदी मुझे मिलता है. वी फाइंड सम सॉर्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन देयर. अब फोर्टिफिकेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, ये हमारे लिए बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इफ द फोर्टिफिकेशन वाज डन फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, डिफेंस के लिए किया जा रहा है. बट द क्वेश्चन इज,
मुझे यहाँ पे इतने सारे वॉर या लड़ाइयों के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं फॉर मी टू जस्टिफाई कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन सिर्फ डिफेंस के लिए किया जाता है. The other part of fortification could be कि किसी तरीके का एक रेगुलेशन बनाना और एक जनरल प्रोटेक्शन लाना फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड इनकर्जन्स एंड स्टफ लाइक दैट, जो कि हो सकता है. इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हड़प्पन फोर्टिफिकेशंस. बट हाँ, फोर्टिफिकेशन का होना आपको एक और चीज दर्शाएगा, विच इज व्हाट, फोर्टिफिकेशन एक पूरे कम्युनिटी के अराउंड बनाया जाता है. किसी एक घर की किलाबंदी नहीं हो रही है, वहां पे रहने वाले सब लोगों के घरों को मिला के एक कंप्लीट फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है. और अगर एक कंप्लीट फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई एक इंसान तो फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा. एक इंसान बैठ के वहां पे ईंटों को लगाने के लिए नहीं बैठा है. इट विल बी अ कम्युनिटी एफर्ट. एंड इफ इट्स अ कम्युनिटी एफर्ट, इट टेल्स यू दैट किसी तरीके का एक सोशल हायरार्की यहां पे है, जहां पे कोई है जो ऊपर बैठ के ऑर्डर दे रहा है कि हमको फोर्टिफिकेशन या किलाबंदी करने की जरूरत है. यहां पे वी नीड टू फोर्टिफाई दिस प्लेस, और उसको मान रहे हैं लोग, और ये लोग मिलकर ये फोर्टिफिकेशन बना रहे हैं, विच इज अगेन स्लोली गिविंग यू हिंट्स टुवर्ड्स अ सोसाइटी जिसके अंदर अब जो काम है वो अच्छे से विभाजित होता जा रहा है. कुछ लोग हैं जिनका काम है ऑर्डर देना, कुछ लोग हैं जिनका काम है किसी पर्टिकुलर चीजों, आर्ट्स या क्राफ्ट्स को बनाना, कुछ लोगों का काम है फूड प्रोडक्शन करना, कुछ लोगों का काम हो सकता है एग्रीकल्चर के साथ साथ उसका ट्रेड करना. So that specialization, that specification is also coming. उसी के साथ साथ एक हायरार्की, एक अथॉरिटेटिव हायरार्की कि किसी तरह का एक गवर्नमेंट सिस्टम होना, वो भी यहां पे आ रहा है. Now next thing that we notice in architecture is ग्रेनरीज, स्टोरेजेस या ग्रेनरीज का होना. अब स्टोरेजेस और ग्रेनरीज के बारे में हमको कैसे पता चलता है? पता है, वी फाइंड हाउसेस, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसके अंदर पैरेलल वॉल्स चलते हैं और उसके अंदर मुझे छोटे छोटे बीजों के एविडेंसेस मिलते हैं. तो ये एक कॉमन स्टोरेज एरिया है जहां पे जितना भी खाना बनाया जा रहा है, जितना भी खाना उगाया जा रहा है, उसको लाके यहां पे रखा जा रहा है. अब एक कॉमन स्टोरेज एरिया और एक पर्सनल स्टोरेज एरिया में डिफरेंस क्या है पता है? जिस पर्सनल स्टोरेज एरिया है वो आपके अपने यूज के लिए है. आप वहां से कितना सामान जो है अपने लिए खर्चा करना चाहते हो और कितना स्टोर करना चाहते हो वो आपके ऊपर है कंप्लीटली. बट एक बहुत बड़ा कॉमन स्टोरेज एरिया होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो आके अपना एक पोर्शन अपनी उपज का यहाँ पे आके डाल रहे हैं, और फिर इस स्टोरेज एरिया को कंट्रोल करने वाला कोई है जो यहां से जो खाना है उसको बांट रहा है फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस. अब यहाँ पे वो प्राइस क्या होता था और किस तरीके का सिस्टम होता था? क्या वो एक बार्टर सिस्टम था? क्या ये खाना एज अ टैक्स इस्तेमाल किया जाता था? क्या ये एक वॉलंटरी डोनेशन था या क्या ये एक पर्पसफुल डोनेशन था? क्या इसके लिए ऑर्डर्स मिलते थे और किस हिसाब से किया जाता था? इसको जानना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अगेन यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं वो लिखित एविडेंसेस या रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट आर्कियोलॉजिकल. तो हम अभी भी वो स्टोरी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज तो क्लियर है कि एक कॉमन ग्रेनरी में इतना सारा खाना स्टोर होने का मतलब है कि इस कॉमन ग्रेनरी से खाने को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. राइट. सो अगेन एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसने ऑर्डर दिया है कि आप सब लोग मिलकर यहाँ पे खाना रखोगे, एंड सब लोगों ने मिलकर इस सेंट्रल अथॉरिटी की बात मानी है. अब इस सेंट्रल अथॉरिटी को कैसे लेजिटिमेसी मिली, कैसे वो ऊपर बैठ के एक चीफ की तरह ऑर्डर देने लगे, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अभी के लिए. बट लेट्स गो मूव फॉरवर्ड, एंड एज वी कम टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन वी विल फाइंड इवन मोर इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स फॉर दिस सेम वेरी थिंग. उसी तरह जिस तरह मैंने ग्रेनरीज की बात करी, उसी तरह मुझे यहाँ पे कुछ जगहों पे घाट मिलते हैं, और बोट्स का इस्तेमाल तो मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले से हो रहा था. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एविडेंसेस ऑफ यूज ऑफ बोट्स इज यहाँ पे स्पेशली जो जोरवे कल्चर के जो मुझे पॉट्स मिले हैं ना, जो घड़े मिले हैं, उसके ऊपर जो डेकोरेशन करा गया है, उस डेकोरेशन में बहुत जगह पे बोट्स को बनाया हुआ दिखाया गया है. और सिर्फ छोटे छोटे बोट्स की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े बोट्स की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मास्ट या स्टर्न भी लगा हुआ है. तो बोट का इस्तेमाल यहाँ पे होता था. सिमिलरली ईमान गांव का जो साइट है, जो घोड़ जो नदी है वहां से बहुत पास में ही है, उस घोड़ नदी के ऊपर मुझे एक लंबा सा घाट मिला है जिसके ऊपर जरूर
ये ईमान गांव के लोग जाते होंगे और उस घाट का इस्तेमाल बोट से चढ़ने या उतरने के लिए करते होंगे, बिकॉज ये जो घाट मिला है वो प्रॉपरली पत्थरों के साथ बनाया गया है अभी, बिकॉज आफ्टर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उसमें से बहुत सारा नदी के एक्शन की वजह से वो घाट टूट गया होगा, बट द फैक्ट दैट वो अभी भी है, उसका अवशेष मुझे अभी भी मिलता है, यही दर्शा रहा है कि वो जो घाट है कितना इलैबोरेट वे में बनाया गया था उस टाइम पीरियड में। तो बोट्स का इस्तेमाल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो ऑलरेडी आपको दर्शा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर के साइड से होती थी। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट इमेजिनिंग कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती क्यों होगी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट माइग्रेशन। ऐसा नहीं है कि आप बोरिया बिस्तर बांध के उठा के चल लिए कहीं और रहने के लिए, नहीं, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं, व्हिच बेसिकली मींस दैट आप एक डेस्टिनेशन को दिमाग में रखते हुए जा रहे हो और वापस आ रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन तो तभी होगा ना जब आपको उस ट्रांसपोर्टेशन से कोई लाभ मिले, कोई यूटिलिटी मिले, व्हिच विल शो यू व्हाट दिस ट्रांसपोर्टेशन इज मोस्ट प्रोबेबली हैपनिंग बिकॉज ऑफ some sort of trading or some sort of exchange. कोई लाभदायी चीज ही हो रही होगी इस ट्रांसपोर्टेशन के कारण से, तभी तो लोग करेंगे ना ट्रांसपोर्टेशन। That's another thing that this is showing you. And moving away from architecture, the next thing we see is stone working. Stone work किस टाइप का होता था? यहाँ पे जो स्टोन वर्क है, मुझे जो अभी तक टेक्नोलॉजी में डेवलप करता हुआ आ रहा हूँ, राइट फ्रॉम द पेलियोलिथिक टू मीसोलिथिक टू नियोलिथिक पीरियड, जब नियोलिथिक पीरियड में मुझे ग्राइंडिंग के बारे में पता चल गया था, मुझे पॉलिशिंग के बारे में पता चल गया था, वो चीज मुझे यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में मिलती है। इनफैक्ट चालकोलिथिक पीरियड के यहाँ पे मैक्सिमम घरों के अंदर हमको उनके स्टोन टूल्स मिलते हैं, जो बेसिकली यही दर्शाता है कि या तो लोग अपने खुद के स्टोन टूल्स बना रहे थे, सब लोग अपने ही स्टोन टूल्स खुद बना रहे थे, ऊपर से हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर वर्कशॉप्स हैं। अब पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी वर्कशॉप का डेफिनेशन देखा था, टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देखा था और वर्कशॉप का डेफिनेशन देखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, विच इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज दैट विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट अ वर्कशॉप मीन्स। अब इस टाइम पीरियड में मुझे वर्कशॉप मिलते हैं जहां पे लोग पर्टिकुलरली स्टोन टूल्स बना रहे थे, जिनका काम ही स्टोन टूल्स को बनाना था। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे एक वर्कशॉप मिला है जहां पे सिलबट्टा बनाया जा रहा था। एक एरिया मिला है जिसके ऊपर 14 अलग अलग सिलबट्टे मिले हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइजेस के, जो यही दर्शा रहा है कि यहाँ के लोग नॉट ओनली यूटिलिटी बट एस्थेटिक्स के हिसाब से भी चीजें खरीदते थे। किसी का सिलबट्टा ट्रायंगल होता था, किसी का रेक्टेंगुलर होता था, और कुछ कुछ सिलबट्टे जो हमको आज भी हम जो एक बड़ा ओवल या बैरल शेप का जो सिलबट्टा यूज करते हैं, वो मुझे उस टाइम पीरियड से भी मिल रहा था, विच शोज दैट यहाँ पे जो लोग थे, वो जो स्टोन टूल मेकर्स थे, उनका जॉब ही स्टोन टूल बनाने का था। तो उनको एग्रीकल्चर नहीं करना पड़ रहा था, वो जरूर इसी चीज का एक्सचेंज में इस्तेमाल करते होंगे, जो स्टोन टूल्स वो खुद बना के देते होंगे एंड बदले में वो फूड प्रोडक्शन लेते होंगे इनसे, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज द होल आइडिया ऑफ अ बीड प्रोडक्शन, एंड दिस इज व्हाट ब्लू माय माइंड। इसी की बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी कि हड़प्पन और चालकोलिथिक पीरियड में मुझे कुछ मनके मिले हैं जिनका साइज इज एज स्मॉल एज 0.5 मिलीमीटर अक्रॉस। अब इस 0.5 मिलीमीटर अक्रॉस के अंदर छेद भी है, सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, इट्स अ बीड। मनके बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ज्वेलरी के हिसाब से इस्तेमाल करा जाता था, और उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट स्टोन्स का इस्तेमाल करा जाता है, एंड मैक्सिमम स्टोन्स ईदर आर कार्नालाइन, एगेट, चर्ट, स्टेटाइट, इन सारे स्टोन्स का इस्तेमाल करा जाता था इन बीड्स को बनाने के लिए। नाउ एक कॉमन वे में मनकों को अंडरस्टैंड करने का जो तरीका होगा वुड बी फॉर अस टू अज्यूम दैट दे वर जस्ट ज्वेलरी, सिर्फ ज्वेलरी पर्पस के हिसाब से उनका इस्तेमाल करा जाता था, एंड यू वोंट बी रॉन्ग इन अज्यूमिंग दैट। बट ये जो माइक्रो बीड्स है ना, जिनका साइज मैं आपको बता रहा था इज 0.5 मिलीमीटर, ये मेरे लिए इतने ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि ये जो माइक्रो बीड्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी पर्टिकुलर प्लेस। देखो, इन माइक्रो बीड्स को बनाया जाता था बाय द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल कॉल्ड टैल्क। टैल्क जो मिनरल है उसका इस्तेमाल करके इन माइक्रो बीड्स को बनाया जाता था। अब टैल्क जो वर्ड है, आप गलत नहीं सोच रहे हो, टैल्क एंड टैल्कम पाउडर आर वेरी मच रिलेटेड। टैल्क क्या होता है पता है? टैल्क इज अ मिनरल which is known as the softest mineral on earth,
बिकॉज वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप अगर उसको नाखून से दबाओगे तो उसमें आप नाखून से लाइन डाल सकते हो। एक हार्डनेस स्केल होता है जिसको मोज स्केल ऑफ हार्डनेस कहते हैं। ये जो मोज स्केल ऑफ हार्डनेस है वो किसी भी चीज का, किसी भी स्पेशली किसी भी मिनरल का हार्डनेस की कितना हार्ड है वो दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मोज स्केल ऑफ हार्डनेस में नंबर 1 जो सबसे कम हार्ड मटेरियल है वो होता है टैल्क। यहाँ टैल्क से बनाया हुआ जो मिनरल आता है उसका हार्डन फॉर्म विच इज स्टेटाइट। अब टैल्क और टैल्कम पाउडर इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग बिकॉज टैल्क मिनरल से ही टैल्कम पाउडर बनाया जाता है। इनफैक्ट इस टैल्कम पाउडर का आविष्कार किया गया था इन आई थिंक 1800s बाय नन अदर देन जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई हैं बिकॉज टैल्क और एस्बेस्टोस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस में मिलते हैं। तो बहुत सारे टैल्क या टैल्कम प्रोडक्ट्स के अंदर एस्बेस्टोस विच इज अ कार्सिनोजेनिक, जिससे कैंसर्स हो सकते हैं, का होना जायज था, जिसकी वजह से जॉनसन्स प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ा एक फाइन भरना पड़ा था, जिसके थ्रू दिखाया गया था कि जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं वगैरह वगैरह। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस बट या टैल्क एंड स्टेटाइट। टैल्क जो है वो मेरा जो ये इसको सोप स्टोन भी कहा जाता है बहुत बार। तो इसी का जो मिनरल फॉर्म है, हार्डन फॉर्म है, उसको स्टेटाइट कहते हैं। अब ये जो स्टेटाइट के जो बीड्स बनाए जा रहे थे इस टाइम पीरियड पे, वो देखा गया कि लोग इसको कार्व आउट करते थे, छोटे छोटे बीड्स को कार्व आउट करते थे, फिर उसके ऊपर एक कॉपर के नीडल से छेद बनाते थे। अब कभी कभी अगर कॉपर का नीडल नहीं मिला तो हो सकता है उन्होंने नॉर्मल जो हमारे बेर के जो कांटे होते हैं या खैर के पेड़ के जो कांटे होते हैं उसका इस्तेमाल किया होगा उन बीड्स में होल बनाने के लिए। और फिर इनको लेके एक स्ट्रिंग के अंदर डाला जाता था और पत्थर के ऊपर घिसा जाता था उसको गोल करने के लिए। एंड ये प्रोसेस होता था और ये प्रोसेस एक एक बीड को बनाने के लिए लगता था, विच इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बट जैसे मैं आपको कह रहा था, ये जो बीड हैं, जो टैल्क के बीड्स हैं, जो स्पेसिफिकली सफेद हो जाते हैं भट्टी में पकाने के बाद, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से मिलते हैं, विच इज नॉर्दर्न पाकिस्तान। मुझे अलवर राजस्थान में से भी ये बीड्स मिले हैं, मुझे टैल्क मिला है, बट उसको जब आप पकाते हो वो व्हाइट कलर नहीं आता है उसमें। तो एक पर्टिकुलर जगह से ये जो मुझे बीड मिलता था, ये ऑलमोस्ट मुझे हर चाल्कोलिथिक और हर हड़प्पन साइट में मिला है, विच इज शोइंग यू दैट किसी ना किसी टाइप का एक रेगुलेशन चल रहा था इस टाइम पीरियड में, जहां पे ये बोल दिया गया था कि अगर आप टैल्क या स्टेटाइट के बीड्स बनाने वाले हो, ये सफेद बीड्स बनाने वाले हो, तो आप सिर्फ वो पाकिस्तान से मिलने वाला, अब उस टाइम पे देयर वाज नो इंडिया और पाकिस्तान, देयर वाज जस्ट अ साइट, तो उस टाइम पे वो जो नॉर्दर्न पाकिस्तान के एरिया में से जो स्टेटाइट मिलता था उसी का इस्तेमाल करा जाएगा। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी, हाउ इकोनॉमी माइट बी स्टार्टिंग हियर एंड द सेम थिंग कैन बी सीन फ्रॉम दीज बीड्स। देखो, इस टाइम पीरियड में दो टाइप की इकोनॉमी होगी, एक होगा सोशल इकोनॉमी और दूसरा होगा मेरा जनरल इकोनॉमी। जनरल या मॉनेटरी इकोनॉमी का मतलब है कि मैं एक प्रोडक्ट को आपसे एक्सचेंज कर रहा हूं इन रिटर्न ऑफ समथिंग एल्स। अब ये जो स्टेटाइट बीड्स मुझे मिले हैं वो इतने यूनिफॉर्म है कि हो सकता है इसका इस्तेमाल एज अ करेंसी किया जाता हो, बिकॉज मुझे सिमिलर एग्जांपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मिले हैं जहां पे बीड्स का इस्तेमाल एज अ करेंसी किया जा रहा है। सोशल करेंसी पार्ट, जो दूसरा पार्ट है इस करेंसी का, सोशल इकोनॉमी, इसका मतलब है कि आप कितना सारा ये बीड ओन करते हो वो आपका सोशल स्टेटस दर्शाएगा। तो मान लीजिए ये जो बारीक काम करे गए जो मेरे बीड्स हैं, इसकी बहुत सारी मालाएं हैं मेरे पास या बहुत सारी ज्वेलरी है, वो ये दर्शाने वाला है कि मेरा सोशल स्टेटस बहुत हाई है। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइक आई सेड, वो जो बीड्स हैं उनको बनाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज्यादा लेबरस है और टाइम कंज्यूमिंग है। और कोई भी चीज जितनी ज्यादा लेबरस और टाइम कंज्यूमिंग होती है उसका रेयरिटी उतना ज्यादा होता है, वो उतनी कम प्रोड्यूस होती है, इसीलिए उसका वैल्यू उतना ज्यादा होता है। इट्स अ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स दैट यू कैन सी हियर। तो जिन लोगों के पास ये बीड या मन की छोटे छोटे मन के वाले ज्वेलरी ज्यादा होंगे, उनका सोशली औदा सोसाइटी के अंदर हायर होगा। सो दैट इज हाउ यू सी दैट दीज बीड्स कुड बी बोथ एन इकोनॉमिक करेंसी और अ जनरल करेंसी एंड अ सोशल करेंसी। समझ में आया? नाउ ऑल एंड ऑल गुड, बट इसका प्रूफ मुझे क्या मिला है? द प्रूफ दैट आई फाइंड हियर इज, जो बड़े मकानों की मैंने बात करी थी, इस टाइम पीरियड में जो बरियल्स होते थे ना, जहां पे लोगों को दफनाया जाता था, दफन किया जाता था, वो यूजुअली उनके घरों के साथ ही दफन किया जाता था, या तो घरों के आसपास या घरों के डायरेक्ट नीचे।
नाउ इस टाइम पीरियड में जो मुझे पक्के घर मिले हैं, जो वॉज द वेरी फर्स्ट सिंबल ऑफ हायर क्लास और हायर सोसाइटी, उन पक्के घरों के अंदर जो मुझे बरियल्स मिले हैं, उन बरियल्स के अंदर मुझे ये वाली ज्वेलरी ज्यादा मिली है, या ज्वेलरी इन जनरल मुझे ज्यादा मिली है, which is showing you what? Higher class, higher class, higher class. Higher position in society, higher position in society, and higher position in society. Right? So that is how we are getting to know कि यहाँ पे जो ये beads हैं, they might be a symbol of a higher position in society. अब next comes एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग. यहाँ पे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग किस टाइप का होता था ना? ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों थोड़े अलग टर्म्स हैं. एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि आपकी उपज या आप किस टाइप का खाना उगा रहे हो इस टाइम पीरियड पे. अगेन, which time period is this? This is the Chalcolithic period, which we are taking from the 4th millennium BCE till the end of 1st millennium BCE. अब इस टाइम पीरियड में मुझे वीट मिलता है, बार्ले मिलता है, राइस मिलता है, डिफरेंट टाइप के पल्सेस मिलते हैं, ऑयल सीड्स मिलते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज गुड. राइट, ये सारे डिफरेंट टाइप के मुझे एग्रीकल्चरल डिफरेंशिएशंस मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहा है. उसी के साथ साथ वी ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ मीट कंजम्पशन दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. अब यहाँ पे भी एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, वेयर वी फाइंड दैट इनिशियली ड्यूरिंग द 3rd and 2nd millennium BCE लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा खाते थे, whereas in the later parts of the Chalcolithic period and Harappan period लोगों का डाइट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो गया था और मीट कंजम्पशन ज्यादा हो गया था. इस चीज को याद रखना. ये जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी अभी दी है ना, इसको दिमाग में डाल लो और अभी के लिए लॉक करके रख दो, बिकॉज आई विल यूज दिस एज एन एविडेंस टू टेल यू व्हाई वो जो हड़प्पन सभ्यता अभी आने वाली है अगली वीडियोस में, इतनी आधुनिक सभ्यता, इतनी खतरनाक सभ्यता, उसका अचानक से डिक्लाइन क्यों हो जाता है. This will tell me that this evidence कि पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा खाया जा रहा था, मीट कंजम्पशन कम हो रहा था, और बाद में एग्जैक्टली उल्टा होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, विल टेल मी दैट. सो रिमेंबर दैट. ओके, नाउ यू विल आस्क मी, सर इसके बारे में हमको पता कैसे चला? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू आस्क मी दिस एवरी सिंगल टाइम. जब भी आपको कोई डाउट होता है, आस्क मी व्हाई, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है. सो if your question is कि sir how do we know that वहां पे लोग ज्यादा plant based food पहले ज्यादा खाते थे और animal based कम खाते थे, what we do is we do a bone analysis. मुझे दोनों टाइम पीरियड से जो मुझे हड्डियों के अवशेष मिले हैं या हड्डियां मिली हैं, उन दोनों का बोन एनालिसिस करके हम देखते हैं कि उनमें किस पर्टिकुलर मिनरल्स की मात्रा ज्यादा या कम है. स्पेशली स्ट्रोंशियम और मैंगनीज, कॉपर और जिंक, इनकी मात्रा को हम कंपेयर करके देखते हैं टू सी कि यहाँ पे लोगों की बोन डेंसिटी कैसी होती होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट बोन डेंसिटी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का जो डाइट होता होगा वो कैसा होता होगा. राइट, बट एनीवे, कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग कि यहाँ पे प्रॉपर फूड प्रोडक्शन हो रहा था, एग्रीकल्चर बहुत धूमधाम से चल रहा था इनिशियल पीरियड्स में. इनफैक्ट मुझे यहाँ पे अवशेष तो नहीं मिलते हैं एक हल के या प्लाउशेयर जिसको कहते हैं, बट हो सकता है यहाँ के जो लोग हैं, बिकॉज इनका ताल्लुक हड़प्पन लोगों के साथ, इनका जो कम्युनिकेशन वो हड़प्पन लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली रहा है, और हड़प्पन लोग प्रॉपर प्लाव का इस्तेमाल करते थे, हलों का इस्तेमाल करते थे. तो यहाँ के भी लोग हो सकते हैं हलों का इस्तेमाल करते थे, जिनको हार्ड वुड या उस टाइम पे खैर के जो पेड़ होते थे, खैर के पेड़ आप लोगों ने देखा होगा. लेट मी पुट एन इमेज ऑफ दिस. ये है खैर का पेड़. अब इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो जरूर इस लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता होगा वहां पे हल की तरह चलाने के लिए, मिट्टी को और ज्यादा एरेट करने के लिए और अच्छे से फसल को उगाने के लिए. एट द सेम टाइम यहाँ पे जो फूड बन के आता था उसको हम पीसते थे. उसको पीसने के लिए हमको बहुत सारी चक्कियां मिली हैं, बहुत सारे ग्राइंडिंग स्टोन्स मिले हैं. तो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए जो बहुत सारे बुक्स में आंसर नहीं किया जाता है, वो ये है कि सर बार्ले बनाया, राइस बनाया, वीट की वैरायटी मिली, पल्सेस मिले, मुझे ऑयल सीड्स मिल रहे हैं, इनको पकाया कैसे जा रहा था, इनको खाते कैसे थे लोग? ऐसे सिर्फ बीजों को तो नहीं चबाते थे ना. सो एट दिस टाइम पीरियड दे वर फुल फ्लेजेड कुकिंग. यहाँ पे पॉरेज बनता था, खिचड़ियां बनती होंगी, यहाँ पे प्रॉपर रोटियां बेक करी जाती होंगी, बिकॉज देखो फायर का फुल ऑन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बेकिंग भी होती होगी. उसी के साथ साथ राइस के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते होंगे. अराउंड दिस टाइम पीरियड मिल्क का इस्तेमाल होने लगा था, मिल्क प्रोडक्शन होने लगा था, बिकॉज इससे पहले क्या होता था, एनिमल्स का इस्तेमाल सिर्फ उनके मीट प्रोडक्शन और
ट्रांसपोर्टेशन या एग्रीकल्चर में किया जाता था. बट स्लोली बाय दिस टाइम पीरियड, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वी स्टार्ट सीइंग कि मिल्क प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. सो मिल्क प्रोडक्ट्स वर आल्सो बीइंग यूज्ड. नाउ अब जब एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा फल फूल रही है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस टाइम पीरियड पे वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एंड यहाँ पे आपको अगर अभी के भी स्टैटिस्टिक्स पता है, यू वुड फाइंड दैट more than 50% of the fields in India right now are dependent on rain in one form or the other. हमारा मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर होता है अभी भी, you would find that it is rain dependent. More than 50% of it in fact is rain dependent in one way or the other. तो उस टाइम पीरियड में भी लोग रेन के ऊपर डिपेंड करते थे. But what they started doing was manipulating water. कैसे? वो जितनी भी नदियां होती थी, स्पेशली जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हमारी नदी के साइड से आते थे, उसमें से कनाल काटते थे. उसमें से वो एक एरिया काट के निकालते थे और एक कनाल को चलाते थे टुवर्ड देयर फील्ड. एंड उस कनाल के आसपास भी उन्होंने प्रॉपर एम्बैंकमेंट करी थी. वहां पे दोनों साइड में उन्होंने पत्थरों को रख के उसको थोड़ा ऊंचा बनाया था, जिससे अगर किसी तरह बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या उफान आ जाए, उसकी वजह से जो फ्लडिंग हो वो निचले एरियाज में पानी ना भर दे जो आसपास के रहने वाले मेरे सेटलमेंट्स थे. तो यहाँ पे मुझे दोनों चीजें मिल रही हैं. एक है कम्युनिटी मिलके ये हमारे जो वाटर चैनल्स हैं या वाटर कनाल्स हैं इनको बना रही है, और उसी के साथ साथ ये एम्बैंकमेंट्स बना रही है. अब इसी का एक बहुत मॉडिफाइड फॉर्म मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिल जाएगा, राइट? बट द आइडिया है कि पानी का यहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल होने लगा था एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे कनाल्स ड्रॉ करके इनको प्रॉपर फील्ड्स में डाला जा रहा था. देन लास्टली we will talk about certain type of small industries as well as the burial practices. अब यहाँ पे शेल या जो हम शंख जिसकी बात करते हैं, शंख का इस्तेमाल किया जाता था अगेन टू मेक ज्वेलरी. कुछ जगहों पे शंखों का इस्तेमाल करेंसी के हिसाब से भी किया गया है. अगर आपने ये वर्ड सुना है कौड़ी के भाव बेच देना, कौड़ी इज अ टर्मिनोलॉजी दैट कम्स फ्रॉम शेल्स. वो शंख का ही एक टाइप होता है, कौड़ी एक टाइप का शंख होता है. So again, shanks was still being used for both as jewelry as well as currency. अब इसका obviously एक बहुत ज़्यादा modified form हम देखेंगे हड़प्पन civilization के टाइम पीरियड पे. मुझे यहाँ पे ivory का भी यूज मिलता है. Ivory is usually procured from animals, especially animals like elephants. उनके elephants के tusk से beads बनाए जाते हैं और बहुत सारे different नक्काशियाँ उसमें करी जा रही थी. And then comes the idea of ये जो इतना सारा मैं फूड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इतने अच्छे से कर रहा हूँ, इसको बांटना कैसे था. बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे जो साइट्स हैं, राइट फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थर्न पाकिस्तान तक साइट्स ही साइट्स है मेरे पास, चालकोलिथिक साइट्स एज वेल एज हड़प्पन साइट्स. अब इनके बीच में जो कंटिन्यूस एक्सचेंज है वो किस हिसाब से हो रहा था, क्या चैनल यूज किया जा रहा था उसके लिए. Well, हमको एविडेंस दोनों चीजों के मिलेंगे. We find evidence of land transport as well as water transport. Water transport is obviously using boats, but land transport is using bullock carts या chariots. किसी तरीके के वो पालकियों को बनाया जाता था जिसके नीचे व्हील्स लगाए जाते थे और उनको इन बुल्स या कैटल्स द्वारा ड्रॉ करवाया जाता था. अब व्हील्स का इस्तेमाल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ये जो मेरा टाइम पीरियड है ऑफ 3500 BCE, यहाँ पे व्हील्ड व्हीकल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन दिस साइट बट मुझे इस टाइम पीरियड के बाहर भी मिलने लगता है. मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट ऑलरेडी दिया था कि जो व्हील है जो मेरा पहिया है, वो कहीं ना कहीं मेरा जो पॉटर्स व्हील है जिसका इस्तेमाल हमारी पॉटरीज को बनाने के लिए किया जा रहा था, उसी से इंस्पायर होकर आया था. तो जहां जहां पॉटरी हो रही थी वहां लोगों ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया. एंड देन फाइनली द आइडिया ऑफ अ व्हील केम. अब इसके बारे में वी कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो. इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो प्लीज लेट मी नो दैट सर मुझे हिस्ट्री ऑफ व्हील के बारे में जानना है, और इफ यू वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बोट्स, or if you want to know the history of any other type of industry that existed during this time period, just let me know and we can have a small discussion on those things, right? But yes, transport during this time period was both in land, was happening on land as well as happening on water. And then finally, the last thing that I want us to talk about is the burial practices.
कि यहाँ पे लोगों को दफनाया कैसे जा रहा था और क्यों दफनाया जा रहा था ना, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे व्हेन वी आल्सो एनकाउंटर द बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन पीरियड, बिकॉज वहां पे आई एक्चुअली वांट टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ बरियल्स, लोगों को क्यों दफनाया जा रहा था और दफनाने के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस क्यों होते थे। कहीं कहीं पे जो दफन किया जाता था लोगों को मटकों के अंदर किया जाता था। अब व्हेन आई से मटकों के अंदर, व्हाट आई मीन बाय दैट इज बोन्स को मटकों के अंदर डाल के उस मटके को, उस पॉट को या उस अर्न को दफनाया जा रहा है। कहीं कहीं पे एक फुल इनह्यूमेशन होता था, एक स्ट्रेटन इनह्यूमेशन होता था जहां पे एक पर्सन को लेटाया जाता था एक कफन के अंदर और फिर उनको दफनाया जाता था। कहीं कहीं पे मुझे मिलती है कि इस बरियल प्रैक्टिसेस के साथ साथ जब दफन किया जाता था कुछ लोगों के कब्रों के अंदर बहुत सारा मटेरियल डाला जाता था, चाहे वो औजार हो, चाहे वो ज्वेलरीज हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने की चीजें हो। और कुछ लोगों के बरियल्स के अंदर ऑब्वियसली नहीं डाला जाता था, ये चीजें नहीं डाली जाती थी। इनफैक्ट चालकोलिथिक पीरियड में मुझे जो बरियल्स मिलती हैं, मुझे हर टाइप की बरियल्स मिलती हैं। मुझे आई फाइंड बरियल्स व्हिच आर इन एक्सटेंडेड पोजीशन, पूरा लेटा के जो कराया जा रहा था, जो हमको मेहरगढ़ टाइम पीरियड से मिलता है। वो वी स्पोकन अबाउट हाउ इनफैक्ट इवन इन न्यूलिथिक टाइम पीरियड सिमिलर चीजें मिलती हैं जहाँ पे ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट पोजीशन में लेटाया जा रहा था बॉडीज को, बिकॉज दे वांटेड टू रिस्पेक्ट द मूवमेंट ऑफ द सन। उसी तरह यहाँ पे मुझे पॉट बरियल्स भी मिलते हैं जहाँ पे कुछ लोगों के अवशेषों को पॉट के अंदर डाल के उनको बैरी किया जाता था। मुझे बहुत सारे चाइल्ड बेरियल्स के अवशेष मिले हैं जहाँ पे वही पॉट के अंदर बच्चों के अवशेषों को डाल के वहां पे उनको डाला जा रहा था, पॉट्स के अंदर बरी किया जा रहा था। एंड इन ऑल ऑफ दिस व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस होना, जिन लोगों को बरी किया जा रहा है उनका इंपॉर्टेंस दर्शाता है। इट शोज यू दैट ये जो जिस पर्सन को अभी बरी किया गया है उसके बारे में ये लोग क्या सोचते थे जब वो पर्सन जिंदा था। In fact, when we will talk about burial practices, we'll talk about one very important thing, which is burial practices were often used as a disciplinary method. ये जो दफनाने की प्रतिक्रिया है बहुत बार एज अ डिसिप्लिन करने के मेथड के हिसाब से यूज करा जाता था। क्यों पता है? बिकॉज इस टाइम के लोग, इन लोगों का मानना था कि एक इंसान जब मर जाता है उनका लाइफ वहां खत्म नहीं होता है। अब वो कैसे आया, कहां से आया, रिलीजन कहां से स्टार्ट हुआ, वी विल ऑब्वियसली डिस्कस अबाउट दिस, बट अभी के लिए लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन स्मॉल थिंग। यहाँ पे जो लोग मर जाते थे, ये लोग ये सोचते थे कि इनका लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इनकी जो आत्मा है वो एक दूसरे प्लेन में चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ सोल्स में चली जाती है, राइट। एंड बिकॉज वो लोग यहाँ पे इमेजिन करते थे जब ये आत्मा वहां जा रही है, या तो वो एक बहुत अच्छी जगह जाएगी या तो एक बहुत बुरी जगह जाएगी। एंड ये जो बहुत बुरी जगह होती थी वो जो हमारे जीवित इंसानों के इमेजिनेशन में जो सबसे बुरी चीज हो सकती थी उसको इमेजिन करते थे, और जो सबसे अच्छी जगह होती थी वो अपने इमेजिनेशन के हिसाब से करते थे, और उसी के हिसाब से उन्होंने ये जो नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है वो ला दिया। अब इसमें उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि अगर तुमने अपने कर्म अच्छे नहीं किए तो तुम नरक में जाओगे, और अगर तुमने अपने कर्म अच्छे किए तो तुम स्वर्ग में जाओगे। एंड इसीलिए अब वो जो आपकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है मरने के बाद, उसका कॉन्सिक्वेंस दिखाते हुए अब आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आप सोशली अच्छे से रहोगे। यू वॉन्ट कमिट मर्डर, यू वॉन्ट कमिट अननेचुरल एक्ट्स, आप चीटिंग नहीं करोगे, आप अपना जो डेट है, आपका जो कर्ज है वो पूरा पे करोगे, आप मैट्रिसाइड या पैट्रिसाइड नहीं करोगे। ये सारी चीजें यही दर्शा रही हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो लाइफ बिफोर डेथ को कंट्रोल कर रही है। Isn't it amazing to think about? Isn't it amazing to imagine कि इस टाइम पीरियड के लोग अभी इन एब्स्ट्रैक्ट चीजों को इतना ज्यादा मानने लगे हैं कि वो उनके लाइफ के ऊपर अब धीरे धीरे हावी होने वाला है। तो यहां पे एक और चीज जरूर आएगी बॉस, आफ्टर सम टाइम पीरियड ये जो सारी चीजें हैं इन सबको कंट्रोल करने वाला आएगा, बताने वाला आएगा, जो ये बताएगा कि क्या आपको करना चाहिए आपकी लाइफ में, जिससे आप नर्क में जाओ या स्वर्ग में जाओ। और ये टाइपोलॉजी के लोग ही आ जाएंगे बाद में, who will start making religion their business।
अभी के लिए इतना ही. This should be enough for us to understand the type of Chalcolithic period that existed, the Chalcolithic people that existed here. And that sort of wraps up our Chalcolithic period. अब अगली क्लास में we will start talking about the Harappan civilization. हड़प्पन civilization की बात करेंगे और बात करेंगे किस तरह ये जो अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हम देखते आए हैं उसका एक पीक पोजीशन पहुंच जाता है ड्यूरिंग द हड़प्पन civilization. Right? So that brings us to the end of this video, and again, thank you so much for participating. Thank you so much for watching. Thank you so much for sharing these videos. If you like the video, make sure you go ahead and like press the like button, and subscribe if you want more content. And see, like I said, these videos are going to be completely thought-provoking and completely based on understanding history. Right? So, thank you so much for watching. My name is Arnab Pati. You're watching Arnab Teaches, and I will see you in the next video. Bye.